Dear students, this is fourth video of class 6 social science of lesson 1. प्रिय विद्यार्थियों, यह कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 का चौथा वीडियो है. Today we will study of class 6 social science fourth part of lesson 1. आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे. In this chapter we will read about locating places on the earth. इस अध्याय में हम पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के बारे में पढ़ेंगे. इस पेज का शीर्षक है मैपिंग द अर्थ, जिसका मतलब है पृथ्वी का मानचित्रण. ये कहता है कि पृथ्वी का मानचित्रण करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से सपाट नहीं है. ये लगभग एक गोले के आकार की है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है. आगे ये बताता है कि एक गोले को कागज पर सटीक रूप से दर्शाना संभव नहीं है. पहली लाइन है मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. इसका मतलब है कि पृथ्वी का मानचित्रण करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा ग्रह एक सपाट सतह नहीं है. अगली पंक्ति है It nearly has the shape of a sphere. इसका मतलब है इसका आकार लगभग एक गोले जैसा है. We say nearly because it is not a perfect sphere, but is slightly flattened at the poles. इसका मतलब है हम इसे लगभग कहते हैं क्योंकि ये एकदम गोल नहीं है बल्कि ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है. अगली पंक्ति है However, in practice we will consider it to be spherical. इसका अर्थ है हालांकि व्यवहार में हम इसे गोलाकार मानेंगे. अगली पंक्ति है Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. इसका अर्थ है एक गोले को कागज के एक सपाट शीट पर सही ढंग से दर्शाना संभव नहीं है. अगली पंक्ति है To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table, minus you will see that you cannot do it without tearing them at the edges. इसका अर्थ है ये समझने के लिए कि क्यों एक संतरा छीलें ताकि आपके पास केवल 3 या 4 बड़े छिलके हों, फिर उन्हें टेबल पर चपटा करने का प्रयास करें, माइनस आप देखेंगे कि आप किनारों पर फाड़े बिना ऐसा नहीं कर सकते. तो नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन. इसका मतलब है अब एक ग्लोब पर विचार करें जो एक गोला है जिस पर एक नक्शा खींचा गया है. अगली पंक्ति है दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई etc. इसका अर्थ है ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और आकाश में नक्षत्रों आदि का मानचित्र हो सकता है. The physical object, like the one shown in the drawing on the next page, is a sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. इसका अर्थ है भौतिक वस्तु जैसे कि अगले पृष्ठ पर ड्राइंग में दिखाई गई है एक गोला है जो आमतौर पर धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बना होता है. यहाँ अगली पंक्तियां हैं Here we will study the globe representing the Earth's geography. क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी का एक ही गोलाकार आकार है, इसलिए ग्लोब समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा. आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं का पता लगाएं. Here we will study the globe representing the Earth's geography. इसका मतलब है यहाँ हम पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे. Because the globe and the Earth have the same spherical shape. का अर्थ है क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी का एक ही गोलाकार आकार है. A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. इसका अर्थ है एक ग्लोब एक समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा. Let us now explore some of its features. इसका अर्थ है आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं का पता लगाएं. इसके बाद है Understanding Coordinates. तो इस अनुभाग का शीर्षक है Understanding Coordinates. Imagine a big market in a city or town with neat rows of shops, all the same size. इसका अर्थ है किसी शहर में एक बड़े बाजार की कल्पना करें जिसमें दुकानों की साफ सुथरी पंक्तियां हों, सभी समान आकार की. अगला वाक्य है You want to meet a friend at a stationery shop inside the market. जिसका अर्थ है आप बाजार के अंदर किसी स्टेशनरी की दुकान पर एक दोस्त से मिलना चाहते हैं. But your friend does not know where the shop is. इसका मतलब है लेकिन आपके दोस्त को नहीं पता कि दुकान कहाँ है. इसके बाद So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. इसका मतलब है इसलिए आप दिशा निर्देश देंगे जैसे मुझे शाम 6 बजे प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति में 7वीं दुकान पर मिलो. इसके बाद है This will allow your friend to precisely determine your location. इसका अर्थ है ये आपके दोस्त को आपके स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने की अनुमति देगा. अगला वाक्य है Now consider a chessboard. इसका अर्थ है अब एक शतरंज बोर्ड पर विचार करें. To record moves by advanced players, letters are placed alongside the main pieces. इसका मतलब है उन्नत खिलाड़ियों द्वारा चालों को रिकॉर्ड करने के लिए अक्षरों को मुख्य टुकड़ों के साथ रखा जाता है. Okay, from A to H, see the image and numbers from 1 to 8
between the two sides, इसका मतलब है A से H तक छवि देखें और दोनों तरफ के बीच संख्याएं 1 से 8 तक। This simple system allows players to mark each square and record every move. इसका मतलब है ये सरल प्रणाली खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ग को चिन्हित करने और हर चाल को रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। Here, the white side has just opened the queen's pawn 2 squares forward, a very common opening. इसका मतलब है यहाँ व्हाइट साइड ने अभी अभी रानी के प्यादे को 2 वर्ग आगे बढ़ाया है, एक बहुत ही सामान्य ओपनिंग। सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4 इंचेस। इसका मतलब है तो प्यादे को D2 से D4 तक ले जाया गया है। अगला अनुभाग है लेट्स एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर का मतलब है चलो खोजें, और पहला वाक्य है यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। इसका मतलब है इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हुए यदि आप काले रंग से खेलते हैं तो अपनी चाल लिखें और उसी चाल से प्रतिक्रिया दें। पैराग्राफ है द सिस्टम यूज इन दस 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एस वेल एस द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइसली डिटरमाइंड। इसका अनुवाद होगा इन 2 उदाहरणों में उपयोग की जाने वाली प्रणाली को निर्देशांकों की एक प्रणाली कहा जा सकता है। उनके 2 निर्देशांकों के लिए धन्यवाद। स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ चेस बोर्ड पर चेस स्क्वायर को सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how this system works. यह होगा मानचित्रों की दुनिया में निर्देशांकों की एक समान प्रणाली का उपयोग मानचित्र पर किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइए देखें कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। सेक्शन बी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश, और पहला वाक्य है Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole on it. जिसका अनुवाद है चलिए ग्लोब पर वापस चलते हैं, इस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना आसान है। तो अगला वाक्य है rotate the globe while it rotates. The fixed points at the top and bottom are the 2 poles. इसका अर्थ है ग्लोब को घुमाएं, जबकि ये घूमता है शीर्ष और निचले भाग के निश्चित बिंदु 2 ध्रुव होते हैं। अच्छा, अगला वाक्य है halfway between them is the equator. Note the circle marking it. इसका अनुवाद होगा उनके बीच में आधा भूमध्य रेखा है, इसे चिन्हित करने वाले वृत्त को नोट करें। Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increase. कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और ध्रुवों में से एक की ओर यात्रा करते हैं। भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ जाती है। फिर अगला वाक्य है Latitude measures this distance from the equator. Latitude measures this distance from the equator. का अर्थ है अक्षांश भूमध्य रेखा से इस दूरी को मापता है। Any point of this trip, you can draw an imaginary line that runs east and west, parallel to the equator. इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर आप एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो पूर्व और पश्चिम में चलती है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर है। At any point of this trip, you can draw an imaginary line that runs east and west, parallel to the equator. इसका मतलब है इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर आप एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो पूर्व और पश्चिम में चलती है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर है। इसके बाद such a line is called a parallel of latitude and it draws a circle around the earth. Such a line is called a parallel of latitude and it draws a circle around the earth. का अर्थ है ऐसी रेखा को अक्षांश का समानांतर कहा जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त खींचती। It is easy to note on the globe that the largest circle is the equator, while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward. इसका अनुवाद होगा फिर से ग्लोब पर यह नोट करना आसान है कि सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा है, जबकि अक्षांश के समांतरों द्वारा चिन्हित वृत्त छोटे होते जाते हैं क्योंकि हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। Latitudes are expressed in degrees का अर्थ है कि अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। इसके बाद by convention the equator is latitude 0 degrees, 0 degree, while the latitudes of the 2 poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree N and 90 degree S. इसका अर्थ है कि परंपरा के अनुसार भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जबकि दोनों ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। इसे 90 डिग्री N और 90 डिग्री S के रूप में दर्शाया जाता है। अगली पंक्ति है There is a connection between latitude and climate. Around the equator, the climate is generally hot. It is also called torrid. इसका अर्थ है कि अक्षांश और जलवायु के बीच संबंध है। भूमध्य रेखा के आसपास जलवायु आमतौर पर गर्म होती है।
इसे टॉरिड भी कहा जाता है। As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increases, the climate becomes more moderate or temperate. इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर दोनों ध्रुवों में से किसी एक की ओर बढ़ते हैं, दूसरे शब्दों में जैसे जैसे आपका अक्षांश बढ़ता है, जलवायु अधिक मध्यम या समशीतोष्ण होती जाती है। And closer to the north or south pole, the climate grows colder or frigid. इसका अर्थ है कि उत्तर या दक्षिण ध्रुव के करीब जलवायु ठंडी या ठंडी होती जाती है। You will learn in science why this is so, and also why we experience different seasons in the course of the year. उस पंक्ति का मतलब है कि आप विज्ञान में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ये भी कि हम वर्ष के दौरान अलग-अलग मौसमों का अनुभव क्यों करते हैं। मैं अब लॉन्गिट्यूड से पढ़ना जारी रखूंगा। पहली पंक्ति है, Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. इस पंक्ति का अर्थ है, अब कल्पना कीजिए कि आप सबसे छोटी संभव रेखा द्वारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक यात्रा करते हैं। Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. इसका अर्थ है, ग्लोब का निरीक्षण करें। आप देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका से गुजरने के बजाय आप एशिया से भी गुजर सकते हैं, दूरी समान होगी। अगली पंक्ति है, These lines are called meridians of longitude, Fig 1.3. They are all half circles running from one pole to the other. इसका मतलब है, इन रेखाओं को देशांतर के याम्योत्तर चित्र 1.3 कहा जाता है। ये सभी आधे वृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चलते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है, You will also learn in science that the earth spins on its axis. इसका अर्थ है, आप विज्ञान में ये भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगली पंक्ति है, To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth. इसका अर्थ है, इसे सरल बनाने के लिए आइए अपने ग्लोब से थोड़ी दूर एक डेस्क लैंप रखें, उस पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि ये सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while for others it is midday, evening or night. इसका मतलब है, धीरे धीरे ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाते हुए हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों के लिए ये सुबह है, जबकि दूसरों के लिए ये दोपहर, शाम या रात है। When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country, people are fast asleep. इसका मतलब है, जब एक देश में नाश्ते का समय होता है, तो दूसरे में दोपहर का भोजन होता है, और तीसरे देश में लोग गहरी नींद में होते हैं। That is why, by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. इसका अर्थ है, यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर को मापने से हम उस स्थान पर समय भी मापेंगे। आइए देखते हैं कैसे। To measure longitudes, we need to define a reference point called the prime meridian, Fig 1.3 on page 15. It is also called Greenwich Meridian because in the year 1884, some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degrees longitude. इसका अर्थ है, देशांतरों को मापने के लिए हमें प्राइम मेरिडियन पृष्ठ 15 पर चित्र 1.3 नामक एक संदर्भ बिंदु को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने फैसला किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक बन जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में चिन्हित किया गया है। अब just as latitude is a measure of the distance from the equator if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. पढ़ें। ये पंक्ति बताती है कि जैसे अक्षांश भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दूरी को मापता है, वैसे ही देशांतर प्राइम मेरिडियन से भूमध्य रेखा पर दूरी को मापता है। अगली पंक्ति है, Longitude too is measured in degrees. Westward or eastward, it increases in value from 0 degrees to 180 degrees with the letter W or E added. इसका मतलब है, देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम या पूर्व की ओर इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है, जिसमें अक्षर W या E जोड़ा जाता है। अब मैं डोंट मिस आउट शीर्षक वाले अनुभाग से पढ़ूंगा। पहली पंक्ति है, As you can see on the globe of meridians of longitudes, 180 degrees west and 180 degrees east are the same longitude. So this longitude is noted 180 degrees, omitting the letter W और E. इसका मतलब है, जैसा कि आप देशांतरों के याम्योत्तर के ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्रीज वेस्ट और 180 डिग्रीज ईस्ट एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को 180 डिग्रीज नोट किया गया है, जिसमें अक्षर W या E को छोड़ दिया गया है। अगली पंक्ति है, Latitude and longitude together
are the two coordinates of a place. With them, you are now able to locate any place on Earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degrees N latitude and 77 degrees E longitude. These values are rounded off, not exact. इसका मतलब है कि अक्षांश और देशांतर मिलकर किसी स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। उनसे अब आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। अब आप ऐसे कथन को समझ सकते हैं जैसे दिल्ली 29 डिग्री एन अक्षांश और 77 डिग्री ई देशांतर पर स्थित है। ये मान गोल हैं, सटीक नहीं। अंतिम पंक्ति है। Fig 1.3 on page 15 shows the parallels of latitude and the meridians of longitude together on the globe as blue lines. इसका मतलब है पृष्ठ 15 पर चित्र 1.3 नीली रेखाओं के रूप में ग्लोब पर अक्षांश के समानांतर और देशांतर के याम्योत्तर को एक साथ दर्शाता है। नया शीर्षक है All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. इसका अर्थ है ये सभी रेखाएं एक साथ ग्लोब के लिए एक ग्रिड बनाती हैं। इन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। मैं अब लेट्स एक्सप्लोर शीर्षक वाले अनुभाग से पढ़ूंगा। इसमें लिखा है If the globe or atlas in your class has well-marked latitudes and longitudes, try to note down approximate values for the latitude and longitude of 1. Mumbai, 2. Kolkata, 3. Singapore, 4. Paris. इसका मतलब है यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या एटलस में अच्छी तरह से चिह्नित अक्षांश और देशांतर हैं तो 1. मुंबई, 2. कोलकाता, 3. सिंगापुर, 4. पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लिए अनुमानित मानों को नोट करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हुए अनुभाग डोंट मिस आउट से पढ़ना शुरू करूं। डोंट मिस आउट शीर्षक वाले अनुभाग में पहली पंक्ति है द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर्स इन द पास्ट। इसका अर्थ है ग्रीनविच मेरिडियन पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है, अतीत में अन्य भी थे। In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. का अर्थ है वास्तव में यूरोप से कई सदियों पहले भारत का अपना एक प्रधान मध्याह्न रेखा थी। अगली पंक्ति है Figure 1.5. It was called Madhya Rekha or Middle Line and passed through the city of Ujjayini, today Ujjain, which was a reputed center for astronomy over many centuries. इसका अर्थ है चित्र 1.5 इसे मध्य रेखा या मध्य रेखा कहा जाता था और यह उज्जैनी आज का उज्जैन शहर से होकर गुजरता था जो कई शताब्दियों से खगोल विज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित केंद्र था। तो अगली पंक्ति है वराहमिहिर, a famous astronomer lived and worked there some 1500 years ago, जिसका अर्थ है वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री लगभग 1500 साल पहले वहां रहते थे और काम करते थे। Indian astronomers were aware of concepts of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian. ये अगली पंक्ति है जिसका अर्थ है भारतीय खगोलविद अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं के बारे में जानते थे जिसमें शून्य या प्रधान मध्याह्न रेखा की आवश्यकता भी शामिल थी। पंक्ति है The Ujjaini meridian became a reference for calculations in all Indian astronomical texts. और इसका अर्थ है उज्जैनी मध्याह्न रेखा भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक संदर्भ बन गई। अब एक नया अनुच्छेद है। ये कहता है The map shows a few ancient Indian cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it, while others are a little away. इसका मतलब है नक्शा उज्जैनी मध्याह्न रेखा के पास कुछ प्राचीन भारतीय शहरों को दिखाता है, कुछ इसके बहुत करीब हैं जबकि अन्य थोड़े दूर हैं। That is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not as precise then as it is today. इसका मतलब है ऐसा इसलिए है क्योंकि देशांतर को मापने के लिए सटीक समय रखने की आवश्यकता होती है जो तब उतना सटीक नहीं था जितना आज है। जरूर चित्र 1.6 का कैप्शन है यह नक्शा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित अक्षांश के कुछ समानांतर और देशांतर के याम्योत्तर के साथ देश की रूपरेखा दिखाता है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्रीज नॉर्थ से 37 डिग्रीज नॉर्थ तक और देशांतर लगभग 68 डिग्रीज ईस्ट से 97 डिग्रीज ईस्ट तक फैला हुआ है। दो रंगों को जोड़ा गया है,